हाँ हेलो। चलो सही बच्चे, अब आप लोग तो जुड़ चुके होंगे। आज हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दूसरा पार्ट बता रहे हैं। कल का पार्ट में पहला मॉडल ये था कि आप लोगों को रदरफोर्ड में कौन कौन से उपकरण का उपयोग किया गया था, कौन कौन चीज़ उनके सेटअप थे, इसकी चर्चा हुई थी। उपकरण नहीं कहें, कौन कौन चीज़ उन्होंने अपने सेटअप में लगाया था, इसकी चर्चा हुई थी। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वहाँ पर जो चर्चा का विषय होगा कि रदरफोर्ड का सेटअप कैसा था और वह सेटअप कहाँ बनाया था। ये सारी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे और साथ साथ आपको हम ये बताने का कोशिश भी करेंगे कि वह कैसा था। अब यहाँ समझिए, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब आइए मैं कुछ डायग्राम जो है, जो कई बुकों से अपडेटेड किया गया है, मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। आइए पहले हम लोग जो है एक डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत सुविधा होगी। आइए हम समझते हैं। यहाँ जो है, आइए कुछ डायग्राम यहाँ पर हैं, ये कुछ डायग्राम हैं। आइए, आप लोगों को थोड़ा ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये डायग्राम है, एक किताब से लाया गया है, थोड़ा डीप नहीं है, कलर में भी लाया गया है, ये हल्का भी लाया गया है। आइए इसको हम लोग थोड़ा देखें और इसको जानने का हम लोग कोशिश करें, क्या दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। आइए, ये जो आप देख रहे हैं, आइए थोड़ा देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम एक एक चीज़ को समझाने का कोशिश करते हैं। आपने जो, अगर आप पिछला वाला देखे हैं तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो यहाँ, ये जो है अल्फा कण का स्रोत है, यानी यहाँ से निकला है अल्फा किरणें। और अल्फा कण जो है क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो है दोनों आपको पता है क्या है, ये दोनों जो है वह ईंट है, किसका, लेड ब्रिक्स, मतलब वह लेड का ईंट। ये सब करता क्या है, ऐसी कोई अल्फा कण इधर उधर नहीं छितरा है, इसलिए ये लगा हुआ है, ध्यान रखना है। और एक संकीर्ण किरण छोटी सी जगह से निकाला गया ताकि ये अल्फा कण जो है सीधी रेखा में चले, और ये आया है यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ कैसे है। अब ये देखो, ये एक आपके पास आ गया है, सोने की पतली परत है, जिससे ये टकराया, और टकराने के बाद ये सीधा चला गया। और जो मुड़ा, हमारी बात समझिए, ये तो सीधा इसको जाना है, जो मुड़ा वह जो एंगल बनाया, देखो इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये जो मुड़ के इधर की ओर आया, ये जो एंगल बनाया, वही एंगल क्या है, थीटा कोण है। कुछ अल्फा कण बड़े कोण थीटा से विचलित हो गए, बहुत अधिक विचलित हो गए। ये पर्दा किसका है, ZNS का है। और अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये जो है ना, ये सूक्ष्मदर्शी है, डिटेक्टर है, संसूचक है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अल्फा कण जहाँ जहाँ स्पार्किंग करेगा वहाँ वहाँ चमकेगा, उसको ये गिनती करता रहता है। ये जहाँ जहाँ स्पार्किंग करेगा वहाँ वहाँ वो चमकेगा, उसको ये क्या करता रहता है, गिनती करता रहता है। चलिए, बताया जा रहा है कि 8000 में से एक जो है वह क्या हुआ है, परावर्तित होता है। 8000 में से एक किरण क्या होता है, आपका परावर्तित होता है। आइए अगला नंबर हम लोग देखें। चलिए, आप थोड़ा एक अच्छा खासा एक डायग्राम आपको बता रहे हैं, जो आप लोग अच्छा होगा, दिखाई पड़ेगा, अच्छा रंगीन। आइए थोड़ा ये रंगीन डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये देखो, ये रंगीन डायग्राम आया, वही है डायग्राम। अंतर क्या है, देखो यहाँ पर, ये जो है आपको अल्फा पार्टिकल, हाँ आया रोशनी, गुड। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, और यहाँ पर लेड का सिल लगा हुआ है। ये सोना का क्या है, पत्थर है, लिखा हुआ होगा गोल्ड फॉयल। ये क्या है, सोना का पत्थर है।
और आप समझिए यहाँ पर ये टकराती है और सभी दिशा में जा रहा है। और किसका ये पर्दा है? जिंक सल्फाइड का पर्दा है और इस पर अल्फा कण डिटेक्टर लगा हुआ है। जो अल्फा कण जितना टकराएगा तो चमक बनता जाता है, बूंद बनता जाता है, उसको ये काउंटिंग करता रहता है। और इसके आधार पर ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का 2 चित्र आया, जो मैंने आपको चित्र समझा दिया। अधिकांशतः किरणें टकराती है, इधर उधर क्या हो जाती है? लौट जाती है। इसी डायग्राम को आगे बताया जा रहा है। आइए इसी डायग्राम को अगर हम बैक में चलें, आइए, हाँ, अब इसी डायग्राम को अगर आप बैक में आओगे तो आओ, यहाँ देखो ये एक डायग्राम आया हुआ है। इसी से आपको कई डायग्राम क्लियर होते चला जाएगा। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है? आइए, थोड़ा स्पष्ट नहीं, ये जो है ना, ये अल्फा किरणें आया है, ये अल्फा किरण जो है क्या हुआ? आया है। और आने के बाद ध्यान दो, ये अल्फा कण जो आया है और आने के बाद बच्चों ध्यान दो, तुम समझोगे क्या करना है, क्या कि थोड़ा लाइट को ऑफ करो, देखता हूँ। हाँ, ये तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लाइट के भी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा है। तो ये जो अल्फा कण है, अब आइए, अब आपको इसको देखते हैं कि अल्फा कण जो है, ये देखो, ये अल्फा कण आया, अल्फा कण आया और ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, इधर से लौट रहा है। अल्फा 2+ मतलब जानते हो ये हीलियम का नाभिक है और ये 2 धनावेशित है, इसलिए यहाँ पर आकर वो क्या हो गया बच्चे? लौट गया है। ये कण क्या हो रहा है? आपको लौट रहा है। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं? अब देखो, ये कुछ अल्फा किरणें सीधी चली गई है, कुछ लौट गया है। ये एक तरह का उनका प्रायोगिक सेटअप था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रायोगिक सेटअप था, सो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आइए हम आगे की ओर प्रक्रिया में अब चलते हैं, एक एक चीज़ों को समझाने का कोशिश करते हैं। आइए, चलिए, अब हम लोगों का, अब ये चित्र का काम तो हुआ। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ें और आते हैं पोजीशन पर। यहाँ जो है, यहाँ जो आएगा, इसको हम लोगों को लगता है रोशनी जरूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर ये आएगा कि इन्होंने जो यह सेटअप रखा था वह कहाँ रखा था? देखिए, ध्यान दीजिए, ये प्रयोग, ये जो इनका जो सेटअप था, सेटअप किए थे मतलब स्थापित किए थे, यह संयंत्र जो उन्होंने स्थापित किया था, यानी उपकरण को व्यवस्थित जो किए थे, उपकरण क्या कहते हैं, प्रयोग, इनका जो क्या कहते हैं प्रयोग, ये कहाँ प्रयोग कहाँ किए थे? ध्यान दीजिए, निर्वात में एक निर्वात कोष्ठक बना के रखे थे इन्होंने, ताकि बाहरी जो है निर्वातक कोष्ठक में इन्होंने प्रयोग किया था। इनका यह प्रयोग निर्वातित कोष्ठक में था, कोष्ठक में रखा। याद रखना है आपको, माने ताकि बाहरी एटमॉस्फेयर से उस पर कोई प्रभाव, बाहर की घटनाओं से कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने निर्वातित कोष्ठक में इसको रख कर प्रयोग किए थे। चलिए, अब उन्होंने जो प्रयोग किया था, एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर ही बनाना चाहता हूँ, जो बनाता हूँ। देखो, इन्होंने क्या लिया था, एक आपको ऐसे था उनका, ये इसे अल्फा कण निकलते थे और इसके सामने ध्यान दीजिए उन्होंने लेड का सिल्ट रखा था और यहाँ जो है पतला सा सोना का पत्थर इन्होंने रखा था। अब यहाँ ध्यान देना है कि और यहाँ से और इसके चारों ओर बता समझ लीजिए वृत्ताकार, लॉजिक समझो कैसा हुआ, वृत्ताकार अथी था, पर्दा थी, लिखा गया है वृत्ताकार पर्दा थी, ऐसा ध्यान आपको रखना है। आइए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ से अल्फा कण निकलती थी और ये अधिकांशतः अल्फा कणें क्या होती थी, सीधी रेखा में चली गई। अधिकांशतः अल्फा कण ऐसे निकलती थी और ये टकराकर सीधी रेखा में चली जाती थी।
बहुत सारे किरणें थी, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ये सारी किरणें थी जो टकरा कर चली जाती थी। कुछ किरणें ऐसी थी जो वह क्या हुआ, मान लीजिए किरणें चली गई और यहाँ उसको जाना ऐसे था। आप प्रकीर्णन समझो, अगर ये अल्फा किरणें यहाँ से निकली, अल्फा किरणें यहाँ से चली ऐसे ऐसे, 2 मिनट, हाँ, और इसको जाना ऐसे था और यहाँ से ये क्या हो गई, ये आपको विचलित हो गई। क्या हो गई बच्चे, यहाँ से ये किरणें ऐसे विचलित हो गई और विचलित जब हो गई तो यह जो कोण बना ना, यह जो कोण बना वह रियल में जो कोण बना यही कोण थीटा कोण हुआ, विचलन कोण। यानी उसको जाना है सीधा लेकिन जो मुड़ाव हुआ वही कोण क्या हुआ, उनका विचलन कोण हुआ। ये थीटा जो है वह कौन कोण है बच्चा, विचलन कोण। ये थीटा जो है उसका विचलन कोण हुआ, यानी विक्षेपित हुआ, विक्षेपित कोण, या भी लिख सकते हैं विक्षेपित। अच्छा, अब ये पोजीशन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि 99.86% अल्फा कण सीधी रेखा में चली जाती है। प्रतिशत अल्फा कण जो है, अल्फा कण ये कैसे जाती है, सीधी रेखा में जाती है, यानी विचलित नहीं, सीधी रेखा में जाती है अर्थात विचलन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बच्चे, विचलन नहीं हुआ। और 0.14% जो बचता है इसमें क्या होता है, विचलन होता है। इसके अल्फा कण में, इसके अल्फा कण में विचलन होते हैं। और एक चीज और उन्होंने देखा, ये प्रेक्षण है इनका, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब इनका प्रेक्षण है। ये जो इनका है वह क्या है जानते हो, ये जो हम लोग देख रहे हैं वह इनका क्या है, प्रेक्षण है। जो प्रेक्षण है उनका, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, जो उन्होंने देखा वह उनका क्या था, ये प्रेक्षण था, प्रेक्षण था। और इसके बाद ये प्रेक्षण था, साथ साथ उन्होंने देखा, तीसरी बात लिखा कि 20,000 में से उन्होंने एक वर्ड लिखा कि जो 20,000 में से एक कण जो है क्या हुआ, माने 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण बीस हजार अल्फा कणों में से एक अल्फा कण क्या हुआ, का विचलन 180 डिग्री तक, 180 डिग्री पर हुआ। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वह अल्फा किरण सीधा क्या हुआ, लौट गया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वह अल्फा किरण जो था वह सीधा का सीधा क्या हुआ, सीधा टकराया और सीधा का सीधा वह लौट गया। चलिए अब इस प्रेक्षण से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब आपको एक एक बातों को जानना है। अब यहाँ देखो ये अल्फा कणों को, हाँ ये जो है ना अल्फा कणों जो था वह क्या हुआ, अब उसके बाद समझिए अल्फा कण अपने मार्गों से विचलित हुआ, क्लियर हो गया। अब आपको जो हाँ वो तो बता चुका हूँ, अब प्रेक्षण के बारे में समझते हैं। प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष, प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष, प्रेक्षणों से प्राप्त क्या है आपका निष्कर्ष। अब यहां पर जो ध्यान देना है उसको समझिए। अब क्या हुआ देखो पहले सुनो, ये अल्फा कण प्रकीर्णन क्या हुआ, तो अल्फा कण अपने मार्ग से जो विचलित होता है उसे अल्फा कण प्रकीर्णन करते हैं। अल्फा कण
अपने मार्ग से विचलित होने को, विचलित होने की प्रक्रिया को अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, अल्फा कण प्रकीर्णन कहते हैं। अल्फा कण को अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को हम लोग अल्फा कण क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब निष्कर्ष क्या निकला भाई, निष्कर्ष में 1 नंबर। पहले क्या उन्होंने लिखा कि देखो अल्फा किरणें सीधी रेखा में चली जाती है, इसका सीधा मतलब है कि परमाणु का अधिकांश स्थान क्या है, खाली है। परमाणु का अधिकांश स्थान क्या है बच्चे, खाली है। चलिए ये बात हो गई। दूसरी बात उन्हें बोला कि देखो वहाँ पर आपको पता है कि 0.14% किरणें क्या हुई है, विचलित हुई है। यानी बताया कि हाँ वहाँ से कुछ किरणें हुई है जो वह क्या हुए, वहाँ से विचलित हुई है। कहने का अर्थ है क्या, कहने का अर्थ है कि उसके बीच में कोई ना कोई स्थान है जहाँ पर कुछ है। अब लॉजिक समझो, अल्फा किरणें वहाँ से लौटी है, इसका मतलब वहाँ पर रोकने वाला कुछ है। और वह क्या है, अल्फा कण बहुत हाई एनर्जी का पार्टिकल था। इसका सीधा मतलब है कि अगर वहाँ अटैक हुआ है तो ऑटोमेटिक लौटा है तो उसको उससे ताकतवर है, जिसका वैसे वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ है जो बहुत क्या कहते हैं, डेंस है, मतलब घनत्व वाला है और उसके द्रव्यमान भी है और वह लौटा है। इसका सीधा मतलब है क्योंकि अल्फा पार्टिकल कौन चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज है अगर ये लौटा है, प्रतिकर्षित हुआ है, तो इसका जवाब सीधा है कि यह प्रतिकर्षण का कारण क्या है। इस प्रतिकर्षण का कारण ये है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई प्लस होगा, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इसलिए स्वाभाविक है कि वहाँ कोई ना कोई क्या होगा, प्लस होगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा बच्चे, प्रतिकर्षित करता होगा। इसे उन्होंने बोला कि देखो वहाँ कोई ना कोई अवश्य कोई है जो क्या कर सकता है, किया है वहाँ, उसको प्रतिकर्षित किया है। यानी कहने का अर्थ है कि परमाणु के बीच में क्या है, एक धनावेश है। उन्होंने बोला परमाणु के बीच में धनावेश है। धनावेश है क्योंकि अल्फा कण वहां से लौटा है। अल्फा कणों का क्या हुआ है, विचलन हुआ है। अरे भाई क्यों समझेगा वो प्लस है, समझो यहाँ, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज है और विचलन हुआ है, इसका स्वाभाविक मतलब है कि यह भी जो है नाभिक में कौन है, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है। तब ना लौटा है। और वहाँ परमाणु के बीच में धनावेश है और परमाणु के जो धनावेश है उसमें खाली स्थान भी है, याद रखना पड़ेगा। और उसमें जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ध्यान रखना होगा। और इसके खाली स्थान में कौन रहता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बातें कुछ कुछ हम लोग, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। उसे खाली स्थान में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब रही बात कि सर कुछ चीज़ें हमें और अच्छा ढंग से समझाइए, हुआ क्या, अब यहाँ समझते हैं। एक एक बातें को समझने का पहले हम लोग कोशिश करते हैं। उन्होंने देखो ध्यान दो यहाँ पर, यानी कहने का अर्थ हुआ क्या, या कहने का अर्थ है क्या कि यह जो है, अब यहाँ समझना होगा। देखिए
इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अगर हम व्याख्या करें और व्याख्या हम लोग करते हैं तो ध्यान देना होगा कि परमाणु के दो भाग हुए। परमाणु के जो भाग है उनके आधार पर वो दो भागों में उन्होंने बांटा। पहला का भाग दिया नाभिक और एक है नाभिकेतर, मतलब नाभिक से बाहर, मतलब नाभिक से बाहर। आइए पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। उन्होंने भी बताया था, देखो रियल में बताया था कि परमाणु जो है वह कैसा है, परमाणु गोलाकार है। आइए और अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके भीतर आपको जानना होगा कि ये कौन है भीतर में, नाभिक। आइए अब आपको इसी चीज़ को पहले हम समझाने का कोशिश करते हैं। आइए देखो बुआ, ये बाबू क्या है, ये नाभिक है। ये क्या है, नाभिक, ये परमाणु का नाभिक है। ये हुआ नाभिक, और इसके बाहर का जो ये सब एरिया है ये हुआ नाभिकेतर। सर ये नाभिकेतर में उन्होंने बोला कि देखो उसमें धनावेश है। क्या नाम दिया उन्होंने, धनावेश, यानी धनावेश है। और धनावेश है मतलब यहाँ पर कौन है, प्रोटॉन है। उस समय न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इसलिए आप यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं लिखोगे। हमारी बात समझो, वहाँ पर उस समय न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर आप क्या नहीं लिख सकते हो, न्यूट्रॉन को नहीं लिख सकते हो। चलो हमारी बातें आप समझ पा रहे हो। चलो फिर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि वहाँ पर आप न्यूट्रॉन को नहीं लिख सकते हो। चलिए ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, कहा कि देखो खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन है, यानी एक बात तो तय हो गई कि रदरफोर्ड जो बोला था खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। बताऊंगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि थॉमसन साहब ने बताया था, देखो धनावेश और ऋणावेश दोनों समान रूप से परमाणु में वितरित है। वह बात अब नहीं हुई, क्योंकि अब परमाणु में वह समान रूप से वितरित नहीं रहा। ध्यान रखिए, वह परमाणु में समान रूप से वितरित नहीं रहा। अर्थात कहने का अर्थ है कि धनावेश और ऋणावेश, हमारी बात समझिए, वह धनावेश एक जगह है और ऋणावेश अलग है। अर्थात परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का वितरण समान रूप से नहीं हुआ। अब आपको ध्यान देना है, ये जो है ये आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ समझिए, आप पूछा जाएगा कि नाभिक क्या है। नाभिक रियल में समझो, यह परमाणु के मध्य में, याद रखना पड़ेगा आपको, मध्य में धनावेशित है, और ध्यान दो मध्य में धनावेशित। और ये रहता कहाँ है, बहुत छोटे स्थानों पर। ये जो रह रहा है बच्चे धनावेशित है, और ध्यान देना पड़ेगा ये छोटे स्थानों पर रहता है और भारी है। ये धनावेशित है और यह धनावेशित अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटे स्थानों पर ये भारी भी है। और ध्यान दो, इसकी त्रिज्या माने नाभिक की जो त्रिज्या है वह 10 पर पावर। अब यहाँ समझो, अब एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगा, नाभिक की जो त्रिज्या है आपको ध्यान देना होगा। नाभिक की जो त्रिज्या है वह 10 पर पावर -15 मीटर। समझिए बात को, 10 पर पावर -15 मीटर। और परमाणु की जो त्रिज्या है, ये जो परमाणु की जो त्रिज्या है वह ध्यान रखना है आपको, 10 पर पावर -10 मीटर। कहने का सेंस हुआ कि परमाणु माने अगर परमाणु और नाभिक की तुलना करोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1 लाख गुना अधिक बड़ा है नाभिक से कौन चीज, परमाणु। यानी परमाणु से
परमाणु जो है नाभिक से 1000 गुना अधिक बड़ा है। कौन है? परमाणु। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है। स्पष्ट क्या हो रही है? सुनिए, परमाणु से अगर आप सुनोगे, हाँ, यानी नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा है परमाणु, यानी बहुत सूक्ष्म स्थानों पर परमाणु। कुछ वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। देखो, ये अत्यंत छोटे, ये वर्ड भारी वर्ड आया मैंने। भारी वर्ड होने का मतलब क्या है? देखो, अल्फा कण भी इनर्जेटिक था। अगर वह अटैक किया और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वह अल्फा कण भी, वह जिस नाभिक जो है वह बहुत भारी है, जिसके कारण वह सीधा रिटर्न हुआ, यानी बहुत ठोस अवस्था में वहाँ पर वह है। अब यहाँ ध्यान देना होगा। हाँ, और बताया क्या? कहने का अर्थ है कि परमाणु में धनावेश भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परमाणु के अंतर्गत जो धनावेश है वह भी क्या होगा? अलग अलग होता है। ध्यान दो, यानी परमाणु में के, अच्छा आगे आइए, पहले सुनिए। ये तो मैंने नाभिक के बारे में बताया, और नाभिक के बारे में कुछ और बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। या ध्यान दो यहाँ पर। अब यहाँ जो है, अब यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ कहने का अर्थ है, हाँ, कहने का है अर्थ है कि यहाँ पर नाभिक के अंदर जितना धनावेश है और वह उसके बाहर उतना क्या ऋणावेश है, इसलिए परमाणु क्या है? उदासीन है। देखो, उन्होंने एक और अलग अलग ऑप्शन दिया। नाभिक के अंदर जितना धनावेश है उसके नाभिक से बाहर, नाभिक से बाहर उतना ऋणावेश है। इसलिए वह विद्युतीय उदासीन है। इसलिए वह क्या है? हुआ विद्युतीय उदासीन है। ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाहर जो जितना हुआ, इसलिए वह क्या है? आपको विद्युतीय क्या है? आपका उदासीन है। परमाणु जो है विद्युतीय क्या होता है? उदासीन होता है। अब यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ जो है धनावेश क्यों है? नाभिक जो है धनावेशित क्यों है? क्योंकि परमाणुओं की संख्या के कारण। ध्यान दो, नाभिक धनावेशित इसलिए है परमाणुओं की संख्या के कारण। परमाणु, सॉरी गलती बुला रहा है, नाभिक जो है प्रोटॉन, देखो यहाँ पर समझो बात को, ध्यान कहीं और चला गया था। हाँ, ये जो है नाभिक धनावेशित है, धनावेशित है क्योंकि किसके कारण हुआ? प्रोटॉन के कारण। क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है? आपको ये नाभिक में है। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लियर करके आप समझ सकते हो। इजी इजी कंसेप्ट है, कोई भारी कंसेप्ट नहीं है, हल्का सा कंसेप्ट है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कुछ चीज़ें जानना है। किसी भी तत्व में जितना आपको ये जानना है कि वहाँ पर सभी तत्वों का, अगर सभी तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग होगी तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी, तो धनावेशों की संख्या भी अलग अलग होगी। खैर, इसी चर्चा करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर स्थिर नहीं है, वह उच्च वेग से नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसके कारण जिस पथ पर वो चक्कर लगाता है उसको हम लोग कक्षा कहते हैं। जिसके पथ पर, यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान देना होगा, इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से चर्चा हो रही है, ये नाभिकेतर भाग की चर्चा हो रही है।
यानी नाभिक के बाहर वाला हिस्सा। नाभिक के बाहर वाला भाग, नाभिक के बाहर वाला भाग, ये जो है यहाँ पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन बुआ स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, ध्यान रखना है। ये क्या करता है, नाभिक के चारों ओर, ध्यान रखना, उच्च वेग से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर की चारों ओर ऊंच वेग से वृत्ताकार पथ पर, ऊंच वेग से कैसे, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, चक्कर या घूमता रहता है। हाँ, जानते हो इस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना पड़ेगा। इस पथ को कक्षा कहते हैं। इस पथ को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, कक्षा कहते हैं। ये चारों ओर जिस पथ पर घूमता रहता है वह नाभिक के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ये बातें आप समझ गए होंगे। हाँ, और यानी कहने का अर्थ है तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। और हर परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होगी तो धनावेश की संख्या भी अलग अलग होती है। ये बातें आप समझ पाए होंगे। चलिए, अभी आप लोगों का टाइम, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बच्चे लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू।